आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। लगातार इमरान खान और उनके लीडरान हिंदुस्तान के खिलाफ बेतुके बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में मुसलसल सीजफायर की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। 15 अगस्त की सुबह से शाम 5:30 बजे तक उरी, राजौरी, केजी सेक्टर में पाक ने फायरिंग की। सरहद पार से फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तानी फौज के कई बंकर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज ने अपने 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक भी की है। पाकिस्तान की लगातार बढ़ती बौखलाहट पर आज हम चर्चा करेंगे, सवाल उठाएंगे कि आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान। तो ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जब से जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाई गई है, उसके अलग अलग तरह के बौखलाहट अलग अलग किस्म से दिखाई दे रही है। कभी इमरान खान का बयान तो कभी उनके मिनिस्टर का बयान। हर तरीके से ये नजर आ रहा है कि एक तरह से अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कश्मीर में उसका एजेंडा किसी भी तरह से चलने वाला नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ शिवेंद्र त्यागी हैं, बीजेपी के लीडर हैं, स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अमलेंदु उपाध्याय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और शिवेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। लगातार हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक जिस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और अब इमरान खान को यह भी डर सता रहा है कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटने के बाद अब पीओके की बारी है, और यही वजह है कि लगातार उनकी घबराहट देखने को मिल रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब पाबंदी लगाई गई है उसके बाद जो हम एक बार फिर से कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आप इस पर विचार करें, सोचें, जो पाबंदियां लगाई गई हैं हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए? देखिए, फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की। 70 साल में जो देश का एक सॉफ्ट हिंदुस्तान जो पावर हमेशा रही और हमारे जो मापदंड हमेशा सॉफ्ट रहे, उनको लेकर उन्होंने ये बिल्कुल स्पेकुलेट किया नहीं था कि इस तरह से कुछ हो सकता है। तो बहरहाल उनके लिए अपने आप में एक बहुत शॉकिंग सिचुएशन है। और दूसरी चीज, इस दुनिया में तमाम मुल्क जो है, तमाम देश इकोनॉमिक्स पर चलते हैं। पाकिस्तान अकेला एक ऐसा मुल्क है जो कटोरानॉमिक्स पे चलता है। जाहिर बात है, अगर आप उनके फंडिंग का तरीका देखेंगे तो कश्मीर हमेशा से ही हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो उससे इतनी ज्यादा परेशानी उनको नहीं है। परेशानी इस बात से है कि वहां पर जितने भी संगठन हैं और जितने भी तरह के मॉड्यूल हैं, उनको जो चंदा मिलता है वो मिलता है कश्मीर के बेसिस पर। अब वो उनका मुद्दा वहां से खत्म हो गया तो जाहिर बात है परेशानी है। दूसरी तरफ FATF जाने वाले हैं, दूसरी किस्त आने वाली है, वो बहुत सारी तमाम परेशानियां हैं। और जहां तक द्विपक्षीय इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सवाल है, भारत को सिर्फ 0.30% का नुकसान है, विच इज नथिंग। सो हमें उस चीज में इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है, पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान का यही रवैया रहा था। 300 रुपए किलो टमाटर उनके ही देश में बिक रहे हैं, परेशानी उनको बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है अगर मैच्योरली शायद इस पर ज्यादा थोड़ा बिहेव करेंगे और आगे देखेंगे कि उनकी आवाम को कितनी इससे परेशानी हो रही है, वो है। और दूसरी चीज, 14 अगस्त में उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, 15 में हमने। फर्क साफ है कि 14 के दिन उन्होंने बिल्कुल आराम से मनाया, 15 के दिन आपने देखा कि किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक फायरिंग हुई। उल्टा उन्हीं के सेना के जवान मारे गए, उन्होंने खुद इसको वेरीफाई भी किया। तो हिंदुस्तान अब वो देश नहीं है जिसका वो उम्मीद कर रहे हैं, और वो पावर नहीं है। आप जिस भाषा में जवाब चाहते हैं उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा, और ऐसा ही आगे जारी रहेगा। और अभी यूके में जो हुआ है, जो हमने तस्वीरें वहां से देखी हैं, और खासतौर पर जो हिंदुस्तानी वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे को, उनको भी टारगेट किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि अब इस मामले को, खासतौर पर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या जिन भी तरीके से जिस तरह के हमारे रिश्ते हैं यूके से, उसको उठाना चाहिए कि किस तरह से आखिर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग वहां पर पहुंचे? कुछ वहां पर शायद खालिस्तान समर्थक भी थे जिन्होंने तमाम हरकतें की हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा तो फैलाया जा रहा है, इसको बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। जब BBC इस तरह से रिपोर्ट करेगा, कुछ हमारे देश से भी ये निकला है, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के पढ़ेंगे पिछले 3 दिन का, तो आप पाएंगे कि वो हमारे ही लीडर्स को कोट कर रहे हैं। हमारे ही कुछ रिपोर्टर्स हैं जिनको कोट करके बार बार वो चीजें आगे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखने की बात ये जरूरी है, अभी व्हाइट हाउस के सामने भी ये चीज हुई है, उसमें भी रिपोर्टर्स जो कहते
कहते पाए गए हैं दैट इंडिया इज किलिंग इनोसेंट टेररिस्ट। ये जो दो तरफा है राजनीति, ये चलने वाली नहीं है। जब आप ओसामा को एबटाबाद में जाके मार देते हैं तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है। दूसरी तरफ भारत अगर अपने देश को एकता और अखंडता को सिक्योर करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उससे किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस देश में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप मोदी जी का सम्मान नहीं करते, कोई बात नहीं, आपके अपने मतभेद हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आपने गालियां देनी है बिल्कुल दीजिए, लेकिन मामला जब देश का हो, देश की जनता का हो, और खास तौर पे जिस तरह से आपने कहा एनआरआईज को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि यह मुद्दा इस देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। इस पर साथ आए और इस पर राजनीति ना करें, क्योंकि जो बातें आप बोल रहे हैं वही बातें इंटरनेशनल मीडिया और खास तौर पर अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी कवरेज, तो वो भी उन्हीं चीज को बेसिस बनाकर आगे उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर बढ़ा रहे हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन जी हम ये भी अगर हम अभी की बात करें, फिलहाल में देख रहे हैं कि हमेशा से कश्मीर जो है वो हमारा इंटरनल मामला था। हमने अभी वहां से दफा 370 हटा दी, 35 से हटा दिए, 2 टेरिटरी में उसको बांट दिया। जिस भी तरह से मसले को सॉल्व किया, जो भी हिंदुस्तान को ठीक लगा, हुकूमत को ठीक लगा, उसने वो किया। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर उसे अब ये लग रहा है कि जो एक शायद उसकी झूठी ही एक उम्मीद से ही, वो एक उम्मीद भी वहां से अब वो पूरी तरह से टूट गई है। और जिस तरह से जो फंड्स वो लिया करता था कश्मीर के नाम पे, वो भी नहीं मिलने वाले हैं उसको। क्या आपको लगता है ये उसकी बौखलाहट ज्यादा है? देखिए बुशरा जी, पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो शुरू से रही है, कोई आज से बौखलाहट उसकी नहीं है। और 1971 के बाद उसकी बौखलाहट में लगातार इजाफा होता गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ फौज के जो इस समय मौजूदा अफसरान हैं, उनमें तमाम जो बड़े अफसर हैं वो सब वो लोग हैं जो सन 71 में जिन्होंने यहाँ माफीनामे पे दस्तखत किए थे हिंदुस्तान की फौज के सामने। तो वो सब लोग जो है वो बड़े ओहदों पे पहुंच गए हैं। तो उनके अंदर जो एक प्रतिशोध की ज्वाला जो है वो उनके मन के अंदर भड़क रही है, इसलिए वो लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये है कि वहाँ सरकार नाम की है और पीछे से सरकार चलाती है सेना। तो वहाँ जो लोकतांत्रिक सरकार होती भी है तो वो सेना की इशारों के बिना चल ही नहीं सकती। इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री अवश्य हैं, लेकिन इमरान खान सेना या आईएसआई की नीति से अलग हट करके नहीं जा सकते, जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते। तो ये वहाँ की एक जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी मजबूरी है। यही 70 सालों का भारत और पाकिस्तान का अंतर भी है कि हम 70 सालों में एक मजबूत लोकतंत्र बन के उभरे हैं और पाकिस्तान 70 सालों में एक विफल लोकतंत्र बन करके और विफल देश बन के, विफल राष्ट्र बन करके उभरा है। तो ये उसकी बौखलाहट है। अब जहाँ तक मौजूदा सवाल है तो देखिए 370 और 35 से हटाना या ना हटाना वो हमारे अंदरूनी मसला है। हमारे अंदर उस पर खूब विवाद भी हो रहा है, उस पक्ष विपक्ष दोनों हैं, उसकी मजम्मत भी हो रही है, उसके समर्थन में भी लोग हैं। लेकिन ये किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला नहीं है। हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो सीमा है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं ये पूरी तरीके से हमारा अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान को अगर कुछ बात करनी है तो जो पाकिस्तान अधिकृत जो जिस पर कब्जा किया हुआ है उस पर बात करे वो, तो उस पर वो बात नहीं करते, यहाँ बात करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि कश्मीर में उनकी जो हमदर्दी है वो 1989 के बाद बढ़ी है। मतलब उनका बेस जो है, उससे पहले उनका वहाँ बेस नहीं था। उससे पहले वो पंजाब में उन्होंने उग्रवाद को था काफ़ी बढ़ावा दिया। ये बात सही है कि भारत के अंदर जिन भी क्षेत्रों में उग्रवाद और अलगाववाद है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ निश्चित तौर पे है। और वो इसलिए है कि चूंकि वो भारत के मुकाबले जो है किसी भी तरीके से एक सफल राष्ट्र नहीं बन सके, तो इसलिए उनका ये दर्द रहेगा। लेकिन उनको भारत से दुश्मनी करने की बजाय और छद्म युद्ध लड़ने की बजाय पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं और जो वहाँ की सेना है, वहाँ की जो आईएसआई है, उसको ये विचार करना चाहिए कि आप 70 सालों में कहाँ पहुंचे और भारत कहाँ पहुंचा है। तो आप अपनी बर्बादी का रास्ता स्वयं चुन रहे हैं। भारत बहुत बड़ा देश है। कि पीओके जो कि दरअसल अभी आपके कब्जे में है, आप वहां बताएं आपने क्या किया, कितने ह्यूमन राइट्स का आपने वहां पर ख्याल रखा, कितना डेवलपमेंट वहां पर आपने किया। एक नजीर तो पेश करते कम से कम, जब वो आपसे संभाला नहीं जा रहा है और कश्मीर में आप पहले से अनरेस्ट करते रहे हैं और एक बार फिर से आपकी इस तरह की कोशिश है। क्या आपको लगता है अमलिंदु जी उस तरफ कोशिश ये ज्यादा है कि जो कुछ % भी लोग कश्मीर में इस तरह के मौजूद हैं जिनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान की तरफ, उनको किस तरह से अपनी तरफ किया जाए और इससे जो कश्मीर में फिलहाल हालात बने हुए हैं उसमें और ज्यादा अनरेस्ट पैदा किया जाए? देखिए असल में कश्मीर के अंदर 2 तरीके के लोग हैं। एक वो है जो भारत की मुख्य धारा है उसके साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे वो लोग हैं जो भारत
के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो जो भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं वो संख्या में कम हैं, लेकिन ये मतलब सब जगह होता है कि जो खराब लोग होते हैं वो कम संख्या में भी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो कश्मीर के अंदर भी यही हालात है। अधिसंख्य जनता वहाँ की जो है, अधिकांश वहाँ के लोग जो हैं वो भारत समर्थक हैं, कश्मीर समर्थक हैं, वो पाकिस्तान के समर्थक नहीं है। लेकिन जो चंद लोग जिनको वहां से पैसा मिलता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जमात है जो कश्मीर का नाम लेकर के सारी दुनिया से चंदा इकट्ठा करती है। तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान उस को छोड़ देगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उसको जितना पैसा कश्मीर के नाम पे मिलता है वहां की जो जमातें हैं उनको, तो उनका वो धंधा पानी है, उनकी रोजी रोटी वो है, तो इसलिए वो उस पर काम करते ही रहेंगे। लेकिन समझदारी ये है भारत सरकार की कि जो इस तरह के लोग हैं उनको अलग थलग करके, और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ एक राब्ता कायम हो, उनके साथ एक बातचीत हो, और जो अलगाववादी हैं उनको निश्चित तौर पर जो है अलग थलग किया जाए और साफ इंगित किया जाए कि ये गिने चुने लोग हैं जो ये कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर जो है जो अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गिने चुने लोग हैं, इनको बिल्कुल एकदम अलग किया जाए। और जब तक कि हम कश्मीर की आवाम के अंदर जो है अपने यकीन पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है इस सरकार को इस दिशा में बेहतरी से काम करना चाहिए, और तमाम लोग जो जिनकी वहाँ डेमोक्रेसी में और खासतौर से भारत के संविधान में जिनकी आस्था है, उनसे जो है बातचीत होनी चाहिए और खुले मन से बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, और लगातार जिस तरह से सीज फायर की खिलाफवर्जी की जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आप कश्मीर के साथ कर रहे हैं उसे पाकिस्तान ने बर्दाश्त नहीं किया है और हम जंग के लिए तैयार, इस तरह के हमने उल जलूल बयान भी पाकिस्तान के देखे हैं, और कुछ ऐसे बयान है जिस पर सिर्फ हंसी आती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है ये कोशिश इस तरह से भी है कि इस माहौल में भी किस तरह से जो टेररिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो पाकिस्तान से उनको हिंदुस्तान में, कश्मीर में दाखिल किया जाए और इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया जाए? निश्चित रूप से देखिए, कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं ये बात कहता हूं कि अगर वहां से फायरिंग हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं दूसरे रास्ते से आतंकी एंटर तो नहीं कर रही, तो ये भारत सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से देखने का काम है। ये अलग बात है कि वहां पे ऑलरेडी पूरी सेना तैनात है और हाई अलर्ट चल रहा है, तो ऐसे में इतनी कमजोर रणनीति बनाए हम दूसरी जगह ध्यान ना दें, ऐसा नहीं होगा। एक दूसरी बात है, जब उनकी तरफ से फायरिंग होती है तो नेचुरल सी बात है इंडिया भी रिवर्ट करेगा, और इसमें उनके सैनिक मरे जिसको वो स्वीकार कर रहे हैं। कहीं पाकिस्तान की ऐसी कोई चाल तो नहीं है जिससे वो इंटरनेशनल फ्रंट पे क्लोज डोर मीटिंग होने वाली, उसमें ये रखे देखो जी पाकिस्तान ने पहले कश्मीर पे जो है 370 हटा दिया, अब ये देखो अभी हमारे पे आक्रमण कर रहा है, मुझे लगता है कश्मीर छिनेगा, पाकिस्तान लाहौर तक ना घुसाए, कहीं इस तरह की डिस्कशन ना हो। देखिए क्लोज डोर जो मीटिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और हिंदुस्तान भी नहीं जाएगा, बट उसमें पाकिस्तान का सबसे नजदीकी मित्र चाइना जा रहा है जी। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए चाइना कोई उनका बचपन का दोस्त नहीं है, उनकी कोई कौमी एकता नहीं है उनके बीच में। फर्क क्या है, चाइना ने उस इलाके में जो कि हिंदुस्तान का इलाका है वर्चुअली अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है, और जहां पर मजदूरी भी चाइनीज लोग आकर करते हैं और वहां के लोकल आतंकी हैं वो उनकी सुरक्षा तक करते हैं। यानी किस हद तक बॉन्डिंग है, बदले में चाइना हाफिज सईद को सुरक्षा देता है। ये मीटिंग का देखिए इनिशिएटिव इन्होंने कर दिया, तो इंटरनेशनल जो है मंच पर कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो जरूर उसने कर ली, और ये चाइना का अधिकार था, चूंकि नेहरू जी ने चाइना को वो पावर दिलवाई दी थी 1950 के दशक में कि आप परमानेंट मेंबर बन जाइए, तो उनके पास वो अधिकार था मीटिंग बुलाने का। ये अलग बात है कि उस मीटिंग में जो बयान देगा उसकी कौन कितनी अहमियत रखता है और उसके विरोध में रशिया और अमेरिका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आज सब चाइना ने ये दिखा दिया है कि वो साफ पाकिस्तान के साथ है। ये अलग बात है कि उसके बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया के साथ भले हैं, तो ऐसे में अमेरिका हर हालत में पूरी ताकत से भारत का साथ देगा, निश्चित रूप से ऐसा होने वाला है। तो पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, हमें उसकी हर हरकत पर कड़ी निगाह रखनी होगी, और किसी भी एक चाल को बौखलाहट कर इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हर चाल को समझकर उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे ऐसा समझना होगा। खुशी की बात इसमें यह है कि अभी तक की जो मोदी सरकार की एक्शन और प्लानिंग की नीति दिखाई दे रही है उसमें वो काफी सोच विचार कर और पूरी तैयारी से होमवर्क के साथ कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये पहले ही 370 हटाने से पहले ही सोच रखा होगा कि पाकिस्तान
क्या क्या पॉसिबल अटैक करेगा, इंटरनेशनल फ्रंट पे करेगा, फायरिंग करेगा, अटैक करेगा, जेट भेजेगा, जो सोच सकते हैं नहीं सोच सकते, उन सबकी प्लानिंग डिफेंस से डिस्कस हो चुकी होगी, तो उनकी तैयारी हो रही होगी। जी शिवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि हमने सुना था कि जब जम्मू कश्मीर में ये बदलाव किया गया था उसके बाद की पीओके और अक्साई चीन भी अब हम उसकी तरफ देख रहे हैं और वो भी हम लेंगे, तो जो चीन में ये बदलाव आया है सडन, क्या ये उसका भी एक नतीजा हो सकता है? और हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी बात होती है पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान की, तो हमें लगता है कि जिस तरह के बिजनेस फायदे चीन के हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। तो क्या ये एक तरह की डिप्लोमेटिक हार नहीं है? नहीं, देखिए एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि चाइना का ये रुख उस चीज को देखकर नहीं बदला है कि हिंदुस्तान पीओके और अक्साई चीन की तरफ देख रहा है। एक चीज आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करें, इसमें यह है कि पाकिस्तान करीब करीब अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में सबके पास जाकर जो भी सुपर पावर्स हैं, इंक्लूडिंग वो 5 मुस्लिम राष्ट्र, सबके सामने जाके रोया है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे मुजफ्फराबाद में, तो उन्होंने कहा है कि टेक्निकली ये युद्ध हमें खुद ही अकेले लड़ना पड़ेगा और इंडिया जो है $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंट्री है, इस बात को देखते हुए कोई भी इनके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये 13 तारीख का स्टेटमेंट है, तो टेक्निकली वो अपनी हार मान चुके हैं और वो इस बात को भी मानते हैं कि उनके साथ कोई नहीं आने वाला है। ट्रंप साहब का भी एक बयान हमने देखा था अभी जब इमरान खान साहब विजिट करने गए थे, तो उन्होंने भी कुछ सेकंड्स के लिए कह दिया था कि ठीक है, वी वुड लव टू मीडिएट, अगर हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों चाहे तो। लेकिन उसके बाद वहीं के अगर हम अखबारों की बात करें, डेमोक्रेटिक अमेरिकन पार्टी के सीनेट की बात करें, ब्रेड शेरमैन की, सबने कहा कि ये निहायती बकवास है और हम इसके लिए माफी भी मांगते हैं। और इमीडिएटली उनके एक न्यूज़पेपर ने भी रिपोर्ट किया कि करीब 17,000 बार झूठ बोल चुके हैं ट्रंप इस बात को लेकर। तो सिर्फ इतना है कि आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि अपनी आवाम को खुश करने के लिए पाकिस्तान एक नाकाफी कोशिश कर रहा है, चाइना उसको कहीं ना कहीं लेकिन ऐसा क्यों है? मेरा यही सवाल है कि ऑफिशियली अनऑफिशियली ये करने की कोशिश के साथ खड़ा है। देखिए, एक दोस्त के साथ खड़ा है, काम तो कहीं ना कहीं, चाहे वो नहीं उसको मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है कि दिखाने के लिए एक प्राइमा फेसी वाला सिचुएशन है कि ठीक है, हम मदद आपको नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, आपकी आवाम के लिए हम इतना मैसेज जरूर कन्वे कर देते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन शिवेंद्र जी, लोगों के जहन में सवाल जरूर आता है कि जो सख्त कदम पाकिस्तान को लेकर उठाए जाते हैं, जब पाकिस्तान इस तरह की कोई भी नापाक हरकत करता है या इस तरह के कोई भी कदम उठाता है, उस तरह के कदम या उस तरह की सख्ती चाइना के साथ क्यों नहीं की जाती है? चाइना की जहां तक बात है, सबसे पहले एक चीज हमें देखनी होगी, चाइना हमेशा अपनी वीटो पावर लगाकर बार बार अजहर मसूद को बचाते आया था, लेकिन पिछली बार जब हम बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया और उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। तो बात बिल्कुल साफ है, कहीं ना कहीं चाइना को भी इस बात का पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं और जिस तरह से वो मुल्क बनता जा रहा है, एकदम टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड स्टेट बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ज्यादा दिन तक वो उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, जैसा आप जानते हैं, सीपेक प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं पीओके में और वहां पर उसका अरबों डॉलर लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा लॉन्च पैड्स भी वहां पर तैयार कर रहे हैं और भी काफी तरह से उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत ने 2014 के बाद छलांग लगाई है और मजबूती दिखाई है, उसके बाद से ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान अपने आप को कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग थलग बिल्कुल पाता है। चाइना को अगर हम इस तरह से देखें कि चाइना की जो दोस्ती है वो परमानेंट कभी किसी के भी साथ नहीं रही, लेकिन उसके वेस्टेड इंटरेस्ट अलग अलग है। लेकिन उसके बाद एक चीज अगर हम और देखें, साउथ ईस्ट एशिया में चाइना भी आज हिंदुस्तान को ज्यादा आंख नहीं दिखा सकता। डोकलाम विवाद की अगर हम बात करें तो वहां पे भी स्ट्रेटेजिकली हमने चाइना को दबाया है। और दूसरी एक और चीज है कि चाइना भी जानता है कि इन्वेस्टमेंट्स और वेस्टेड इंटरेस्ट उसके इंडिया में भी उतने ही ज्यादा हैं। तो बस यही तो बात है ना, यही सवाल है कि उसे ये पता है और जितने बड़े पैमाने पर वो कारोबार हिंदुस्तान के साथ करता है, हिंदुस्तान को इतना चीन से फायदा नहीं है जितना बड़े पैमाने पर चीन को हिंदुस्तान से फायदा है, जितना वो बिजनेस करता है। हम भी देखें कि अगर एक चीज है कि कब भी हम अगर उठाते हैं तो भी हमें पता होगा कि इसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होगा और वो हिंदुस्तान में मौजूद है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इतना फैला हुआ है चाइना के प्रोडक्ट, चाइना का बिजनेस हिंदुस्तान में, तो उसे इस बात का लिहाज या डर क्यों नहीं होता कि वो जब इस तरह के मसले आए तो वो हमारे मुल्क के साथ खड़ा हो? देखिए, लिहाज और डर है। मैंने पहले ही जैसा आपको कहा कि जहां वो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित जिसको किया गया है, जो हमेशा 60 साल में नहीं हुआ, वो अब उसने किया है पलट के हर बार। और दूसरी चीज, अभी भी इनिशियल अगर हम उनकी ज्वाइंट वेंचर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, एस जयशंकर
जयशंकर जी के साथ, उन्होंने कहा था ओपनली कि दोनों देशों को यह चीज देखनी है कि जो हमारे द्विपक्षीय मुद्दे हैं उसका सम्मान किया जाए। उसका टेक्निकली मतलब यह होता है कि अगर हम तिब्बत में काम कर रहे हैं तो हमें करने दिया जाए, और इंडिया अगर कश्मीर में काम कर रहा है तो उसको करने दिया जाए। उसके बाद 2-3 दिन में क्या हुआ है, क्लोज डोर एक मीटिंग होने वाली है, लेकिन इससे घबराने की या किसी भी तरह से इंटरनेशनली कोई मतलब एक डिसबर्समेंट पैदा हो जाएगा वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक बात है जिसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए कोई बहुत ज्यादा फर्क। देखिए, इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, चीन का बड़ा डर पाकिस्तान के साथ होने का एक ये है कि अगर आज जिस तरीके से शिवम त्यागी ने कहा कि जो मोदी सरकार मजबूती से भारत का पक्ष विश्व में रख रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर वो गुलाम कश्मीर की बात करने लगे, कहीं अक्साई चिन पर उन्होंने वापस शुरू कर दिया। देखिए, अक्साई चिन का जो मसला 1950 में शुरू हुआ, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, यानी 3 साल तक वो एरिया 62,000 वर्ग मील का एरिया था, हमारे कब्जे में रहा। उसके बाद वो चीन ने हमसे छीन लिया। तो अगर एक बार अगर ये डिस्प्यूटेड मैटर इंटरनेशनल जो फोरम पर आ गया तो कश्मीर की उसमें चीन की इमेज इसमें खराब होने की संभावना है। चीन जिस तरीके से अपनी अधिनायकवाद वाली स्थिति बनाए जा रहा है पूरे विश्व में, ऐसे में उसकी कोई भी हार उसके बड़े प्रयासों पर चोट लगाएगी और उसकी इमेज खराब होगी। इसलिए चीन डर रहा है और वो चाहता है कि पाकिस्तानी कैसे भी मदद हो ताकि भारत के बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सके। और वो ये भी जानता है कि भारत से व्यापार जो चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती और अच्छी है कि भारत अभी टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे कम से कम उससे मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो इंपोर्ट चलता ही रहेगा। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले बहुत जो इंपोर्ट ज्यादा है, तो ऐसे में उसे व्यापार का डर नहीं है, व्यापार खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए वो खुलकर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार खड़ा है, क्योंकि उसे अक्साई चिन का डर है, उसे अपने सिल्क बेल्ट के इन्वेस्टमेंट का डर है। उसे लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको फिलहाल पाकिस्तान ज्यादा सूट करता है। जिस तरह से पाकिस्तान उसके साथ अफगानिस्तान मौजूद है, उसे इंटरनेशनली ये लगता है कि उसके रिश्ते पाकिस्तान से उसे इस तरह से ज्यादा सूट करते हैं।